हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम कवर करेंगे और 100 नंबर का पेपर हम आपका करा कर जाएंगे क्वेश्चन विथ आंसर के साथ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महा मैराथन क्लास होने वाला है। यदि आप ये पूरा वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका सभी पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 100 नंबर आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपका क्लास 12 सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र 100% यही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए। जो बता रहे हैं क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही आएगा, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। इससे क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। तो पूरा क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पहला है हमारा, राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ? किसके परिणाम स्वरूप हुआ? ए है नंबर पहला पर है आपका सांप्रदायवाद, यानी आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपका 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और ये आपका 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 10 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का होता है। तो राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ ये आपको बताना है। आपका पहला है सांप्रदायवाद, दूसरा जो है उपनिवेशवाद, तीसरा है जातिवाद और चौथा है प्रजातिवाद। तो इनमें से आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कमेंट में आप प्लीज़ बताइएगा। यदि आपको पता है, नहीं पता है तो हम तो बताएंगे ही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपनिवेशवाद, यानी राष्ट्रवाद का जन्म के परिणाम स्वरूप है वो है उपनिवेशवाद। हमारा क्वेश्चन दूसरा है, संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की? संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की? आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। महामैराथन क्लास जो क्वेश्चन है आपका इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे कि किस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की? संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की? आपका पहला है M.N. श्रीनिवास, दूसरा है S.C. दुबे, तीसरा है राधा कमल मुखर्जी या चौथा आंध्र वेताई। तो इनमें से आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा M.N. श्रीनिवास जी ने। यह आपका क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। सोशियोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। M.N. श्रीनिवास इसके राइट उत्तर हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, यदि दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चंस का आंसर मालूम है तो आप कमेंट में प्लीज़ हमें बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि कितने स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस आते थे। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात कितना था? स्त्री पुरुष अनुपात कितना था ये आपको बताना है। आपका ये पहला हो जाएगा 933, दूसरा है 940, और तीसरा है 927 या चौथा 934। तो इनमें से आपका सही उत्तर कौन सा होगा? आपको ऐसे एक ही आपको क्या कर देना है, बोर्ड एग्जाम में प्रश्नोत्तर डालने के बाद में जो आपका राइट आंसर होगा वो लिख देना है। बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बोर्ड एग्जाम में आप क्या करिएगा दोस्तों, आपको राइटिंग बैठा कर लिखना है, आपको दूर दूर पर लिखना है। एक एक क्वेश्चन से आपका आज है अति लघु क्वेश्चन, तो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष का अनुपात कितना था या, तो इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा 940, यानी स्त्री का जो अनुपात था पुरुष से कम था, यानी स्त्री का अनुपात पुरुष से कम था तो 940 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका होगा। उसके बाद में आप बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या अधिकतम है? यानी ईसाई यानी मुसलमानों की संख्या अधिकतम यानी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। तो आपका पहला हो जाएगा महाराष्ट्र, दूसरा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, तीसरा केरल और चौथा आंध्र प्रदेश। तो इनमें से आपको सही उत्तर यानी जो आपका राइट आंसर हो वो आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपियों में लिखना रहता है। आपका
3 जो होता है गलत होता है, यानी आपका 3 आंसर यानी 1 2 3, यानी आपका 3 गलत होगा और जो चौथा होगा आपका राइट आंसर होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर हो वो लिख देना है, और तीनों गलत होते हैं, 1 ट्रू होता है। तो ये हमारा कहने का मतलब है। तो भारत में किस राज्य में ईसाइयों की संख्या अधिकतम है, ये आपको बतानी है। तो हमने आपको ऑप्शंस दे दिया है, यदि आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा आप, और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और वीडियो को हमने बहुत ही मेहनत करके बनाया है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भारत में ईसाइयों की संख्या कहाँ पर है दोस्तों? केरल में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहाँ पर? केरल में राइट आंसर हो जाएगा, यानी ईसाई यानी मुसलमानों की संख्या है। और ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, यानी सबसे शिक्षित यानी पढ़ाई में सबसे आगे राज्य, तो वो है आपका केरल दोस्तों। याद रखिएगा, केरल भारत का सबसे शिक्षित राज्य कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, महामैराथन क्लास, वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? नंबर पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा है नारायण जोशी, तीसरा है आपका दयानंद सरस्वती, या चौथा आपका क्या हो जाएगा? चौथा इसमें आपको जो राइट आंसर लगे वो लगा दीजिएगा। तो इनमें से मैंने 3 ही लिखा है, यानी आपका 2 गलत रहेगा, 1 सही रहेगा। तो इन तीनों में से आपको बताना है। तो इन तीनों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राजा राम मोहन राय ने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना। कितने ईस्वी में किया था दोस्तों? ये भी आप पूछ लिया सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कितने ईस्वी में हुई थी। तो ये हुई थी आपका 28 अगस्त 1828 में, यानी 1828 में आपका ये हुआ था क्या? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में, 28 ईस्वी में। तो ये आगे आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, यानी 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आपका बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और लास्ट तक वीडियो को आप देखिएगा क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों इस वीडियो में हम कवर कर देंगे। तो ऑल इंडिया किसान सभा का उदय कब हुआ? आपका ए पहला है 1929 में, दूसरा है 1920 में, तीसरा आपका 1940 में, चौथा 1936 में। तो इनमें से आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1936 में, यानी ऑल इंडिया किसान सभा का उदय हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं प्रारंभ हुई। भारत में वाणिज्यिक मोबाइल यानी प्रारंभ हुई। भारत में मोबाइल कितनी ईस्वी में प्रारंभ हुई, यानी कौन सी मोबाइल? टच वाली मोबाइल, यानी जो हम कहते हैं स्क्रीन वाली मोबाइल, कब प्रारंभ हुई? तो ये आपका हो जाता है ए है पहला 1950 ईस्वी में, दूसरा आपका 1975 ईस्वी में, तीसरा है 1999 में, और जो हमारा चौथा है 1995। तो इनमें से आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1995 ईस्वी में वाणिज्य मोबाइल सेवाएं प्रारंभ हुई। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, संविधान के किस संशोधन में पहली बार पंचायती राज्य को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई? आपका ए है 42वां संशोधन में, बी है 73वें संशोधन में, सी है 72वें संशोधन में, या डी 75वें संशोधन में। तो यहाँ पर आपने ए बी का इस्तेमाल किया है, आपका ए बी का नहीं रहता। आपका इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछ लाएगा, जो आपका राइट आंसर होगा वो आपको लगा दे रहा है। तो संविधान के किस संशोधन में पहली बार पंचायती राज संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई? ये चारों ऑप्शन है, इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? 73वें संविधान, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप एक कॉपी पेन ले लीजिए, सभी क्वेश्चंस को आप एक कॉपी में नोट करते चले जाइए और उसको याद कर लीजिए इसको, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वीडियो में। और ये आपका जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, और क्वेश्चन को यदि आप नोट करे रहेंगे तो क्या कर होगा, आपका एक एक मार्क क्लियर होगा कि इस क्वेश्चन से ये प्रश्न आ गया है। तो आपका 73वां कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, हरित क्रांति किस राज्य में अधिक सफल रही है? हरित क्रांति किस राज्य में सबसे ज़्यादा सफल रही, यानी सबसे ज़्यादा पैदावारी हुई या सबसे ज़्यादा सफल इस राज्य में हो? जैसे मूवी में नहीं होता कि इस मूवी में ये सबसे ज़्यादा सफल हो गई है, जैसे बाहुबली हो गई 2000 करोड़ की कमाई का डाली, तो वो सफल से सफल मूवी हुई है। उसी प्रकार से हरित क्रांति भी एक वो है कि इसे सबसे ज़्यादा सफल हो चुकी है किस राज्य में? राज्य का बात किया जा रहा है दोस्तों, इसमें आपको बताना है। तो आपका जो पहला हो जाएगा पंजाब में,
दूसरा आपका गुजरात में, तीसरा आपका कर्नाटक में या चौथा असम में। तो इनमें से आपका जो सही उत्तर हो वो आपको बता दे रहा है। तो इनमें से आपका पंजाब राइट आंसर हो जाएगा, यानी हरित क्रांति जो सबसे ज़्यादा सफल रही है वो हुई है सिर्फ पंजाब में। तो ये आपका आपके क्लियर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडम स्मिथ ने कहा, यह आपका पूछ लिया है दोस्तों कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है, यानी अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। तो एडम स्मिथ जी है अर्थशास्त्र के पिता। तो क्वेश्चन जो हमारा है कह रहा है फिलहाल, एडम स्मिथ ने कहा है कि बाजार में काम करता है। एडम स्मिथ ने क्या कहा है, बाजार में क्या काम करता है। आपका ए पहले है अदृश्य लाभ, दूसरा है अदृश्य हाथ, तीसरा है अदृश्य श्रम या चौथा अदृश्य धन। तो इनमें से आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपको ये बताना है। तो अदृश्य हाथ इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। ये आपका अदृश्य हाथ बिल्कुल आपका सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। हमने अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जो कि बहुविकल्पीय कहलाता है। अब ये है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का, 3 नंबर का पूछा जाता है। ये ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, सिर्फ 25 शब्दों में लिखना रहता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में भी पूछे जा चुके हैं दोस्तों, 2020 में भी पूछे जा चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मातृवंशीय परिवार किसे कहते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से आपका पूछा जाएगा। मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं, बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लेता है। और कितने नंबर का, 3 नंबर का होता है। तो मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन विथ आंसर आपको हम देकर जाऊंगा कि आपको किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आंसर इसका लिखना है, जाके आपको 3 नंबर बहुत ही आसानी से मिल सके। तो मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप देखिए, ध्यान से देखिएगा और पढ़िए और अपने कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यदि आप वीडियो देख लेते हैं और वीडियो देखने के बाद में आपको थोड़ी देर रहता है कि मैं याद कर लूँगा, ये पढ़ लूँगा, तो आप क्या कर दिए, कॉपी पेन ले लिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो मातृवंशीय परिवार में बच्चों को अपनी माँ अथवा समाज, मातृवंशीय परिवार में क्या होता है, बच्चों को अपनी माँ अथवा समाज के रीति रिवाजों के अनुसार परिवार के किसी भी स्त्री सदस्य के नाम से जाना जाता है। वंश की परंपरा को बनाए रखने में स्त्रियों की भूमिका प्रमुख होती है। इस प्रक्रिया को मातृवंशीय परिवार कहते हैं। इनमें कहने का मतलब बेसिकली क्या है कि मातृवंशीय परिवार जो माताएं होती हैं वो अथवा अपने समाज की रीति रिवाजों तथा परिवार के किसी सदस्य के नाम से जाना जाता है कि इनकी पत्नी ये है, इनकी वंश ये है। इनकी परंपराएं बनाए रखने के लिए स्त्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण है, प्रमुख है या विशेष है। इस प्रक्रिया को हम मातृवंशीय परिवार कहते हैं, जो कि माताएं द्वारा चलते हैं। तो ये होगा आपका मातृवंशीय परिवार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम बोर्ड एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता सभी क्लियर कर देंगे आज। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है। जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है ये आपको बताना है बोर्ड एग्जाम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अनुसार ही हम आपका आंसर देंगे कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ज़्यादा लंबा भी नहीं लिखना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं लिखना है। तो भारत सहित अनेक देशों की एक प्रमुख समस्या है जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि। सीपी ब्लेकर के अनुसार क्या हो गया दोस्तों कि आपका ये पूछिए अपने अनुसार एक मत दे रहे हैं कि इनके अनुसार ये कहने का मतलब है जनसंख्या विस्फोट। अब ये भी पूछ लिया जाएगा कि स्किनर के अनुसार कहिए या स्किनर के अनुसार कहिए के बाद मैकआइवर और पेज के अनुसार कहिए कि उनके अनुसार जो अपना मत दे रहे हैं कि मेरे अनुसार जनसंख्या का विस्फोट ये होगा, हमारे अनुसार ये होगा। तो ये अपना अपना एक प्रकार की वो दे रहा है, मत दे रहे हैं कि हमारे अनुसार इसकी समस्या, इसका अर्थ ये हो जाएगा। तो सीपी ब्लेकर के अनुसार जनसंख्या विस्फोट की अवस्था में जन्म दर उच्च स्तर की होती है, किंतु मृत्यु दर में कमी आने से जनसंख्या का आकार विस्फोट हो जाता है। यानी कमी आने से जनसंख्या का आकार क्या हो जाता है, विस्फोटक हो जाता है, यानी विस्फोट हो जाता है। तो ये हो गया सीपी ब्लेकर के अनुसार, यानी इनमें ज़्यादा जनसंख्या यानी जन्म दर उच्च स्तर की होती है। यानी जो बच्चे पैदा होते हैं वो जन्म उनका प्रारंभ से ही ज़्यादा होता है। यानी जो बच्चे होते हैं उनकी जन्म होने की संख्या अधिकतम होती है, किंतु मृत्यु दर की कमी में आने में जनसंख्या का आकार विस्फोटक हो जाता है। तो ये मृत्यु दर में कमी हो गई दोस्तों।
अब बात कर लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आप वीडियो आपको समझ में आ रहा है जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन्हें भी मालूम हो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, सुधार आंदोलन का क्या अर्थ है। सुधार आंदोलन का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है दोस्तों, सुधार आंदोलन सामाजिक आंदोलन का एक विशेष रूप है। ये एक ऐसा प्रयत्न है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप में धार्मिक अंधविश्वासों, सामाजिक कुप्रथाओं और सामाजिक असमानताओं को दूर करके समाज में स्वस्थ परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर हल्का हल्का उस तरह से लिख दिया है, यानी मैंने राइटिंग नहीं बिठाया है, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर दूर दूर लिखना नहीं बताया है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करना है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा दूर दूर पर लिखना है, ज़्यादा दूर पर नहीं लिखना है कि आप ज़्यादा दूर दूर पर लिख दें, थोड़ा थोड़ा दूर पर लिख दें, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी आए और कोई दिक्कत ना हो। और इस पर आपको हेडिंग लगा देना है ब्लैक पेन से, जो आपका प्रश्न हो, आपको प्रश्न नहीं लिखना है, आपको क्या कर देना है, हेडिंग लिख देना है। यानी जो आपका दीर्घ उत्तरीय और या लघु उत्तरीय में होगा, ये जो आपका बड़ा आंसर होगा, उनमें आपका क्या होता है, हेडिंग पूछ लिया जाता है कि इसके अनुसार क्या होगा। यानी आपका एक हेडिंग पूछ लिया गया, हेडिंग के अनुसार आपको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसका फोकस सिर्फ उसी हैंडल लाइन पर, यानी उसकी फोकस जो हो वही हेडिंग पर पढ़े कि इसका आंसर ये होगा, इसका उत्तर ये होगा। तो ये होगा आपका अर्थ, सुधार आंदोलन का क्या अर्थ है। और आपका 3 नंबर का पूछा जाता है, 25 शब्दों में लिखना होता है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ये क्योंकि ज़्यादा आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और सुधार आंदोलन सामाजिक आंदोलन, ये आपको 25 शब्दों से अधिकतम नहीं लिखना है। मैंने 25 शब्दों से अधिकतम लिख देना है। मैंने आपको बता दिया कि 25 शब्दों से, यानी जो दोस्तों 25 शब्द है, 25 शब्द से आपको नीचे नहीं लिखना है, ऊपर ही लिखना है। ज़्यादा नीचे भी नहीं लिखना है और ज़्यादा ऊपर भी नहीं लिखना है, यानी आपको 50 शब्दों में नहीं लिखना है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, हड़ताल तथा तालाबंदी से क्या अंतर है। हड़ताल तथा तालाबंदी में क्या अंतर है, ये आपको बताना है दोस्तों। आपका अंतर में काफ़ी पूछ लिया जाता है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में, तो आपको घबराना नहीं है, इसका डट का सामना करना है और इसका आंसर देना है जिस प्रकार से हमने दिया है इस वीडियो में आपको। तो जो पहला आपका हो जाएगा हड़ताल। हड़ताल आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताने के लिए इस प्रकार से किया, ताकि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए। वीडियो आपका लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा भी हो सकता है और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन वीडियो में कवर कर देंगे। तो आपका हड़ताल तथा तालाबंदी में क्या अर्थ है। हड़ताल है, हड़ताल से श्रमिकों और उनके परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा वर्तमान उद्योगों में मजदूर संघों की स्थिति क्या है। वर्तमान उद्योगों में मजदूर संघों की स्थिति क्या है, ये आपको बताना है। और दूसरा है तालाबंदी, तालाबंदी की घोषणा कर दी तथा उन्होंने कांग्रेस द्वारा समर्थित राष्ट्रीय मिल मजदूरों संघ के गुंडों के द्वारा भी कामगारों की हड़ताल को तोड़ने की कोशिश करना आरंभ कर दिया है। यानी इसमें कहने का मतलब क्या है, हड़ताल का है कि श्रमिकों और उनके परिवार में क्या प्रभाव पड़ता है हड़ताल से, यानी समाज में, जो बाज़ार में या हड़ताल जो हो जाता है, तो जो गरीब परिवार के होते हैं उनके परिवार में वर्तमान में उनकी मजदूरी के संघ की स्थिति हो जाती है, यानी मजदूरी करने की वो स्थिति आ जाती है और उनके खाने के लाले हो जाते हैं। तो ये होता है हड़ताल का प्रारंभ। और तालाबंदी का क्या अर्थ होता है कि तालाबंदी में घोषणा कर दी गई तथा कांग्रेस द्वारा समर्थित राष्ट्रीय मिल मजदूरों को संघ गुंडों के द्वारा भी कामगारों की हड़ताल को तोड़ने की कोशिश करना आरंभ कर दी। तो इनमें कहने का मतलब क्या है कि गुंडों को द्वारा जो राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ की है, कामगारों की हड़ताल तोड़ने की कोशिश का आरंभ कर दिया गया है, कि इसके तालाबंदी के अनुसार ये होगा कि इसका घोषणा कर दिया गया है। तो ये आपका हो गया हड़ताल और तालाबंदी में अंतर। ये आपका लिए आपको 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसानी से दे देगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 15 के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैकाइवर एवं पेज ने संपूर्ण पर्यावरण को किन 2 प्रमुख भागों में बांटा है, ये आपको बताना है। 3 नंबर का है आपका, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो मैकाइवर एवं पेज, इनके अनुसार काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों। ये जो मैकाइवर एवं पेज है, इनके अनुसार काफ़ी कुछ पूछ लिया जाता है। जैसे हमने बताया था जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है, तो इस सीपी विलेकर ने बताया था कि हमारे अनुसार जनसंख्या विस्फोट का ये अर्थ होगा। तो मैंने वहाँ पर ये भी बताया था कि मैकाइवर एवं पेज के अनुसार भी इसका अर्थ दूसरे प्रकार से बताया जा सकता है। तो वो अपना अपना मत दे रहे थे। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन की बात हो रही है कि मैकाइवर एवं पेज ने संपूर्ण पर्यावरण को किन 2 प्रमुख भागों में बांटा है। तो संपूर्ण पर्यावरण को 2 प्रमुख भागों में
किस प्रकार से बांटा है? आपका ए है भौतिक पहलू, 2 है समाजो पहलू, यानी जो पर्यावरण के जो पहलू हैं तो वो है भौतिक पहलू और सामाजिक पहलू। ये आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी पूछ लिया है, तो आपको भौतिक पहलू में थोड़ा लिखना रहेगा और सामाजिक पहलू में थोड़ा थोड़ा लिखना रहेगा। तो ये आपका होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि ये आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में, तो यह आपका ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हेडिंग ही दे दिया है कि भौतिक पहलू होगा और सामाजिक पहलू होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है दोस्तों, बाल अपराध के 4 कारण बताइए। बाल अपराध जो होता है, जो बालकों द्वारा किया जाता है प्रारंभ में, अपने जन्म के प्रारंभ में, यानी जो 18 साल के नीचे होते हैं तो वो बाल अपराध कहलाता है। तो बाल अपराध की 4 कारण आपको बताना है कि किस प्रकार से बाल अपराध होता है, इसके प्रमुख कारण कौन से हैं, या 4 कारण बताइए। आपको 4 कारण बताने के लिए कहा गया है। तो जो पहला है पारिवारिक हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा आपका पारिवारिक, दूसरा हो जाएगा व्यक्तिगत, दूसरा आपका हो जाएगा व्यक्तिगत, तीसरा सामुदायिक और चौथा आर्थिक कारण। तो इनमें इसको हम थोड़ा थोड़ा बता दें कि किस प्रकार से आपका बाल अपराध के 4 प्रमुख कारण है। ये आपका किसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बाल अपराध के 4 कारण बताइए तथा इसका उल्लेख कीजिए। तो ये आपको क्या करना है, पारिवारिक, यदि आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आ जाए जो कि 8 नंबर का होता है आपका बोर्ड एग्जाम में सोशियोलॉजी में, तो इसमें भी आपको क्या करना है, पारिवारिक में भी आपको लिखना है, व्यक्तिगत में भी आपको लिखना है, सामुदायिक में भी आपको लिखना है और आर्थिक में लिखना है। पारिवारिक यानी परिवार के द्वारा जो किया जाता है, परिवार में जो रहकर किया जाता है वो बाल अपराध कहलाता है। व्यक्तिगत यानी जो अपने द्वारा किया जाता है अपने व्यक्ति के अनुसार। सामुदायिक यानी जो समाज में रहकर किया जाता है कि इसके अनुसार ये है। और आर्थिक कारण जो अपने द्वारा, यानी जो अपना वो आ जाए, यानी एक मजबूरी आ जाए कि आर्थिक कारण है। तो इसका कहने का मतलब है बाल अपराध के 4 निम्न कारक हैं। और यदि आपका लघु उत्तरीय यानी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में या दोनों में आ जाए तो आपको इसमें थोड़ा थोड़ा लिखना रहेगा, उसी के अनुसार, जिसके अनुसार डिपेंड आपका क्वेश्चन रहेगा कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो ये आपका होगा बाल अपराध के 4 कारण। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में दोस्तों हम क्लियर कर देंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने में। आपको 100 नंबर में हम दिला कर रहेंगे, इस वीडियो में आपको हम 100 नंबर आपको क्लियर करा कर रहेंगे किस प्रकार से आपको 100 नंबर आसानी से मिल सकता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, औद्योगिकरण की एक परिभाषा देते हुए इसका अर्थ बताइए। औद्योगिकरण की एक परिभाषा आपको देना है और इसका अर्थ सी बताना है कि किस प्रकार से इसका अर्थ होगा। तो MS गोरे के अनुसार औद्योगिक उस प्रक्रिया से संबंधित है, औद्योगिक उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हाथ से ना होकर विद्युत शक्ति द्वारा चलित मशीनों से किया जाता है। औद्योगिकरण औद्योगिक क्रांति का प्रतिफल है। औद्योगिक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों का स्थान बड़े पैमाने उद्योग ले लेते हैं। इनमें कहने से मतलब क्या है दोस्तों कि औद्योगिकरण की परिभाषा इस प्रकार से है कि MN श्रीनिवास ने अपने अनुसार क्या बताया दोस्तों, अपने अनुसार इन्होंने क्या बताया है, अपने अनुसार कुछ बताया है कि औद्योगिक उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हाथ से ना होकर, किसके हाथ से ना होकर विद्युत शक्ति यानी मशीनों के द्वारा चलित होता है, औद्योगिकरण कहलाता है। अब इनमें क्या है, इसका अर्थ बताना है हमें कि औद्योगिकरण क्रांति का प्रतिफल है। औद्योगिक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों का स्थान बड़े पैमाने के उद्योग से लिया जाता है। तो ये आपका कहलाता है औद्योगिकरण की एक परिभाषा है। इसका अर्थ ये है आपका, इसका अर्थ ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर होगा दोस्तों, आपका 3 नंबर हो जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम में। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, आपको 25 शब्दों में लिखना रहता है, 25 शब्द के ऊपर रहे, नीचे नहीं रहना चाहिए। तो समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों आपका, इसी प्रकार से लघु उत्तरीय क्वेश्चन है और ये भी आपका 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जिससे मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन के अनुसार डिपेंड होता है कि आपका क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है, कितने शब्दों में इसका आंसर आपको देना रहता है, यानी उत्तर कितने शब्दों में आपको देना रहता है। तो आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है आपका दोस्तों, लघु उत्तरीय भी 6 नंबर से और ये भी किसी से कम नहीं है सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के मामले में। तो क्वेश्चन जो हमारा 18 है, हरित क्रांति का अर्थ है, हरित क्रांति का अर्थ समझाते हुए कृषक समाज पे पड़ने वाले इसके प्रभाव के उल्लेख कीजिए। यानी जो कृषक समाज है इनके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के हमें क्या करना है, उल्लेख करना है। और आपका 6 नंबर का है ये, आपका कितने नंबर का, 6 नंबर का। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं।
जब नई तकनीकों की उपयोग और संघनन खेती के द्वारा विभिन्न फसलों में विभिन्न कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती है, तब हम इस दिशा को हरित क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। चलिए अगले। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भारत में स्वतंत्रता के समय वर्षा पर खेती की निर्भरता और खेती के लिए काम में लाए जाने वाले पुराने तरीकों के कारण खाद्यान्नों का उत्पादन जनसंख्या की आवश्यकता से बहुत कम था। फलस्वरूप हमें विदेशों से भी खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता था। तो ये आपका हो गया उत्तर। अब इसके प्रभाव देख लेते हैं, तब हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि इसका कहने का मतलब क्या है। तो प्रभाव है आपका, ये आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, तो आपका थोड़ा बड़ा रहेगा लघु उत्तरीय क्वेश्चन दोस्तों, आपको याद रखना है। और इसका जो क्वेश्चन का आंसर देना आपको थोड़ा बड़े में देखना है। तो आपका जो एग्जामर होता है आपको देखता है 4-5 लाइन, क्या देखता है कि बढ़िया लिखा है स्टूडेंट से, उसी के अनुसार 6 नंबर दे देता है, आपको पूरा पढ़ता नहीं है। तो आपको जितने याद रखिएगा, आपको जो 4-5-6 लाइन होगा वो आप बिल्कुल साफ तथा सुंदर लिखिएगा, उसमें आंसर फुल देने की कोशिश कीजिएगा। तो प्रभाव हम सोच लेते हैं, प्रभाव कर लेते हैं, सॉरी। यह प्रभाव अच्छे और बुरे दोनों तरह के किसानों की आर्थिक दशा में सुधार, परंपरागत मनोवृत्तियों में परिवर्तन, कार्य कुशलता में वृद्धि, फसल की समुचित कीमत तथा बढ़ती हुई गतिशीलता अनुकूल प्रभाव है। तो ये आपका प्रभाव हो गया। तो हरित क्रांति क्या हो गया, ये भी पूछ लिया जाएगा दोस्तों क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा हरित क्रांति किस राज्य में सफल हुई, तो पंजाब में आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन में बेसिकली बताया जा रहा है कि हरित क्रांति किसे कहते हैं, हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति तकनीकों के द्वारा संघनन खेती द्वारा विभिन्न फसलों के विभिन्न कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो रही है। हरित क्रांति के द्वारा तेजी से वृद्धि हो रही है और स्वतंत्रता के समय वर्षा में खेती की निर्भरता तथा उसके परिणाम स्वरूप जो निर्भरता पुराने तरीकों के कारण खाद्यान्न यानी खादों के द्वारा उत्पादन, जनसंख्या की आवश्यकता और बहुत सी फलस्वरूप हमें विदेशों से भी खाद्यान्नों की यानी विदेश से भी खाद्य की व्यवस्था कराई जाई गई और करना पड़ता था, आयात की करना पड़ता था। तो प्रभाव भी इसी प्रकार से है कि ये प्रभाव अच्छे और बुरे दोनों किसानों के लिए, जो अच्छे किसान हैं उनके लिए भी है और जो बुरे किसान हैं उनके लिए भी है। परंपरागत मनोवृत्तियों में परिवर्तन, कार्य कुशलता में वृद्धि, फसल की समुचित कीमत तथा उसकी अनुसार गतिशीलता अनुकूल पर प्रभाव पड़ता था। तो ये आपका हो गया हरित क्रांति तथा उनके परिणामों का उल्लेख। आपको सेम इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है, थोड़ा बड़ा लिखना रहेगा क्योंकि क्वेश्चन ही आपका 6 नंबर का है। यदि आप इतना लिख लेते हैं तो आपका 6 नंबर बहुत ही आसानी से दे दिया जाए। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है दोस्तों, इसी प्रकार से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बीबीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाति पूर्वग्रह किस प्रकार जातिवाद को प्रोत्साहित करता है, उल्लेख कीजिए। ये आपको बताना है दोस्तों, जाति पूर्वग्रह किस प्रकार जातिवाद को प्रोत्साहित करता है, उल्लेख कीजिए। उल्लेख करना है ये आपको। अब इसमें आंसर आपको देख लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है। आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको क्योंकि राइटिंग के अनुसार ही आपका एग्जामर जो होता है डिपेंड रहता है। एग्जामर जो आपका कॉपी चेक करता है, राइटिंग पहले देखता है, उसके बाद में देखते हैं आपका किस प्रकार से अपने क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की है, किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर होगा। तो एग्जामर आपका 1-2 लाइन देखेगा, 3 लाइन देख लेगा या 4 लाइन देख लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि आपने बढ़िया लिखा है तो आपको 6 नंबर देने से कोई नहीं देख सकता उसे। किसको? एग्जामिनर को। यदि आपने बढ़िया से लिखा है, दूर दूर पर लिखा है ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो यदि आपने जाति पूर्वग्रह जैसे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया तो आपको 6 नंबर से कोई नहीं रोक सकता। तो इसका उत्तर है भारतीय समाज की एक मुख्य विशेषता जाति व्यवस्था के साथ अनेक पूर्वग्रह का जुड़ा हुआ होना है। इन पूर्वग्रह ने सामाजिक असमानताओं को बढ़ाने और विभिन्न समूहों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक दूरी पैदा करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। तरह तरह की पूर्वग्रह के कारण समाज में अनेक ऐसी छोटी छोटी इकाइयाँ, दोस्तों ये छोटी छोटी हैं, आपको यहाँ पर इसी प्रकार से लिख दिया है मैंने, यहाँ पर दोनों वो कर दिया है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में ये बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने ये छोटी सी गलती कर दी है, या आपने भी गलती कर सकते हैं इसी प्रकार से, तो आपको ये नहीं करना है। और बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा काट पीट नहीं करना है। जैसा मैंने यहाँ पर इस तरह से काट दिया है तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब जैसे इसके मैंने यहाँ पर काट दिया, ये देखिए के वाला हमने काट दिया है और ये एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये स्टूडेंट का ये गलत था और ये कर दिया है। आपको ये वाला गलती बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि आपको इस सब्जेक्ट में एग्जामिनर जो होता है वो फेल भी कर सकता है ऐसी आपको गलती करने के लिए।
अब क्वेश्चन जो हमारा आगे है, भारत में प्रोत्साहन स्वतंत्रता के बाद दलित जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता का अधिकार मिलने के लिए उन्हें आर्थिक और राजनीतिक संरक्षण देने में व्यापक प्रयत्न किया जाने लगा। तो ये आपका आंसर हो गया जाति पूर्वग्रह का। तो इनमें कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि आपको समझने में ही आपको रट्टा मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। रट्टा मारते रहेंगे तो आपको याद नहीं होगा, और यदि आप वीडियो को समझेंगे, आपको पॉइंट समझेंगे कि इस प्रकार से कहना चाह रहे हैं हम, तो आपको एग्जामर जो होता है आपको फुल नंबर दे के जाएगा और एग्जामर आपको खुशी खुशी से पास कर देगा, खुशी खुशी से आपको 95% दे जाएगा 100 नंबर में से। तो भारतीय समाज की एक मुख्य विशेषता जाति व्यवस्था में अन्य पूर्वग्रह से जुड़ा हुआ है। जाति व्यवस्था, जो समाज में जाति व्यवस्था के लेकर एक छुआछूत फैल रही है, तो वो किससे जुड़ा है? पूर्वग्रह से जुड़ा हुआ है। और सांस्कृतिक दूरी पैदा करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। तरह तरह की पूर्वग्रह के कारण ही समाज में अनेक ऐसी छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित हुआ है। अब इसमें जातिवाद को प्रोत्साहित करते तथा उल्लेख कीजिए। क्या है? जातिवाद को प्रोत्साहित करता हुआ तथा उसका उल्लेख करना है। तो इनमें क्या है, उल्लेख का भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है कि भारत में प्रोत्साहन स्वतंत्रता के बाद दलित राज्यों, यानी दलित जो जातियाँ हैं, दलित जो जातियाँ हैं, उनके पिछड़ी जातियों के जीवन में सभी क्षेत्रों में समानता का अधिकार मिलने के साथ ही उसका आर्थिक और राजनीतिक संरक्षण देने में व्यापक प्रयत्न किया जाने लगा है और किया जा रहा है। तो ये आपका होगा क्वेश्चन क्लियर। हमने इस जो आपका लघु उत्तर क्वेश्चन है, इनमें आपका हम ज़्यादा नहीं बताया है। आपका जो लघु उत्तर क्वेश्चन है 2 ही क्वेश्चन दिया है। बेसिकली आपका ये 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया गया है और सभी हमने लघु उत्तरीय का क्वेश्चन प्रॉपर बना लिया है। आप हमारे चैनल पर जाइए और सर्च कीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न और आगे लगा दीजिएगा शिवम स्टडी नॉलेज। क्या लगा दीजिएगा? शिवम स्टडी नॉलेज। यदि आप लगा देंगे और आपको आसानी से वीडियो मिल जाएगी। तो आप क्या कर लीजिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न सोशियोलॉजी शिवम स्टडी नॉलेज, और क्वेश्चन आपका सामने हाजिर होगा दोस्तों। तो ये आपका होगा क्वेश्चन क्लियर। तो चलिए अगले बस क्वेश्चन के बारे में लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 20वां है, आतंकवाद से आप क्या समझते हैं? आतंकवाद से आप क्या समझते हैं? आतंकवाद के लक्षण और कारण बताइए। आपको क्या करता है? आतंकवाद किससे आप क्या समझते हैं, इसका कारण बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, साइबर अपराध क्या है? साइबर अपराध के कारणों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, सामाजिक नियंत्रण में कानून की क्या भूमिका है, ये आप हमें बताइए। तो ये जो तीनों क्वेश्चन है दोस्तों हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस आप सर्च कर लीजिएगा साइबर अपराध किसे कहते हैं, या ये भी सर्च कर लीजिएगा कि आतंकवाद से हम क्या समझते हैं। और आगे यदि दोस्तों आपका वीडियो नहीं आ रहा होगा हमारा वीडियो, तो आगे आप लगा लीजिएगा शिवम स्टडी नॉलेज। क्या लगा लेना है आपको? शिवम स्टडी नॉलेज। आपको ये बस लगा लेना है और आपके सामने हाजिर होगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो आपका 6 नंबर का होता है बेसिकली, और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि इस प्रकार से आपका आएगा लघु उत्तरीय क्वेश्चन का। और सामाजिक नियंत्रण में कानून की भूमिका क्या है, ये भी हमने क्वेश्चन बता दिया है। तो आप हमारे प्लीज़ यूट्यूब चैनल पर जाइए और सभी को मिल जाएगा क्वेश्चन का आंसर। और यदि आप नहीं जाना चाहते तो हम आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, साइबर अपराध किसे कहते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। साइबर अपराध आज तक कितने स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होगा कि आतंकवाद क्या है। आतंकवाद का तो नाम सुने होंगे, लेकिन आतंकवाद का परिभाषा पूछने लगे हो तो बता नहीं पाते हैं। तो साइबर अपराध और आतंकवाद का हमने प्रॉपर वीडियो बना दिया है। आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और उसका वीडियो देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब बात कर लेते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिगेस्ट नंबर क्वेश्चन है। बिगेस्ट नंबर आपको आंसर देना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, और ये 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में, यानी आपका 4 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि आपका 8-8 नंबर का रहेगा। और प्रत्येक क्वेश्चन में अथवा लगाकर जरूर रहेगा, यानी आपका जो मन का है, जिसमें हमने यहाँ पर अथवा लगा दिया है। तो आपका मन होगा साइबर अपराध लिखने का, तो आप साइबर अपराध लिखेंगे, या नहीं तो आप सामाजिक नियंत्रण में कानून की क्या भूमिका है ये आप लिखेंगे। तो दोनों में जो आपको पसंद आएगा वो आप लिख देंगे और आपको 6 नंबर बोर्ड एग्जामर देगा। इसी प्रकार से इसमें भी है कि उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद क्या है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 23 है, उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद में आने के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था में किन अर्थों में बदली है,
ये आपको बताना है उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद जो चैप्टर हम नंबर पहला है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिया जाता है कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद वाल आने में पश्चात में भारतीय अर्थव्यवस्था किन अर्थों में बदली है, तो ये आपको बता देना है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 8 नंबर का दोस्तों आपका पूछा जाता है। ये आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है सोशियोलॉजी। ये जैसे देख सकते हैं अपने दोस्तों, अथवा लगकर हमने बताया था आपको कि अथवा लगकर आपका पूछ लिया आएगा, तो यहाँ पर भी हमने अथवा लगा लिया है। और क्वेश्चन नंबर हमारा जो 24 है, मैंने यहाँ पर 24 नहीं डालना चाहिए, अथवा लगा देना चाहिए, लेकिन हमने आपको बताने के लिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से किया है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, समाचार पत्र उद्योग में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। इन परिवर्तनों के बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है, ये आप हमें बताइए। तो ये आपका हो गया 8 नंबर का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन होगा लघु उत्तरीय क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका अथवा लगाकर, चाहे आप ये समाचार पत्र कीजिएगा चाहे आप उपनिवेशवाद वाला कीजिएगा, तो दोनों यदि आप दोनों का राइट आंसर दे देते हैं, यानी एक एक, या आप ये कीजिए या आप वो कीजिए, दोनों में से आपको एक ही करना है। तो यदि आप इसका राइट आंसर दे दिया तो आपको 8 नंबर एग्जामिनर दे देगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, जो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है, मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है, कारण स्पष्ट कीजिए। जन्म दर गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों आती है जबकि मृत्यु दर बहुत तेजी गिरती है या आती है, तो इसका भी आपको आंसर देना है। आपका इसी प्रकार से सेम बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इतना नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको क्या करना है दोस्तों, यदि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन हो यानी सबसे बड़ा क्वेश्चन हो, उसका आप साफ तथा सुंदर लिखने की कोशिश कीजिए और दूर दूर पर उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, ताकि एग्जामिनर आपको जो पढ़ने भी आसानी हो और आपको कॉपी भरने में भी आसानी हो, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ स्टूडेंट ने लिखा है दीर्घ उत्तरीय के लायक क्वेश्चन से जैसा। तो ये आपका क्वेश्चन से इसी प्रकार से, यानी जो आपका प्रश्न होता है इसी प्रकार से ज़्यादा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, यानी आपका लंबा क्वेश्चन रहता है और आपको लंबा आंसर देना रहता है। तो ये आपका होगा, आपको क्वेश्चन लिखने की बोर्ड एग्जाम में कोई ज़रूरत नहीं है, आपको प्रश्नोत्तर डालने के बाद में आंसर से स्टार्ट कर देना है। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 25 तक। तो ये तो दोस्तों हमारा 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थी हमारी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। बोर्ड एग्जाम में बार बार सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र जो भी बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी। तो आई होप कि वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आगे मार्क अच्छे लाते रहिए।